हैं आज का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जैसा कि अब तक हम जान चुके हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी है डिजीज़ की प्रिवेलेंस की, डिजीज़ की प्रिवेंशन की और डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसीज़ की। इन सारी चीज़ों को जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अब आज चूँकि हम कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं और इस करंट सिचुएशन को देखते हुए मैंने आज के लेक्चर का टॉपिक एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस रखा है। इससे आपको एपिडेमियोलॉजी की बेसिक्स का भी पता चलेगा और करंट सिनेरियो के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो है आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या। उसके बाद मैं आपको ओरिजिन के बारे में बताऊंगा कि ये डिजीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई है। देन ह्यूमन बीइंग्स में ये किस तरह से स्प्रेड होती है। पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ये किस तरह से है, ये हम देखेंगे। उसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये डिज़ीज़ किस तरह से होती है। देन चेन ऑफ इन्फेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ इन्फेक्शन एक रिक्वायर्ड होती है एक इन्फेक्शन के होने के लिए। इसके किसी एक कंपोनेंट को अगर हम माइनस कर दें तो इन्फेक्शन स्टॉप हो जाया करता है। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे। देखिए, आपने अक्सर नाम सुना होगा डिजीज़ आउटब्रेक का। फलां डिजीज़ का आउटब्रेक हो गया है। डिजीज़ आउटब्रेक क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो सडन इंक्रीज इन द अकरेंस ऑफ डिजीज़ इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, एक ख़ास वक्त और जगह पे सडनली किसी डिज़ीज़ का अक्कर हो जाना और तेज़ी से फैल जाना, इसको हम डिज़ीज़ आउटब्रेक कहते हैं। अब आगे एक और चीज़ है, एक और टर्म है WHO। व्हाट इज़ WHO? WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, यूनाइटेड नेशंस का ये एक फोरम है जो कि पूरी दुनिया के अंदर होने वाले हेल्थ इवेंट्स को मॉनिटर कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और 1948 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। इसका मकसद ये था कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हेल्थ स्टेटिस्टिक्स सारे कंट्रीज़ को एक दूसरे के पता होनी चाहिए और अगर किसी कंट्री में कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो दूसरे कंट्री उसकी मदद को पहुंच सके। जिस तरह के आजकल आपने देखा है तो कोविड जब चल रहा है तो हमारे हमसाया ममालिक से हमें जो है वो हेल्प आना स्टार्ट हो गई है। चाइना से एरोप्लेन्स के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो डेली की बेसिस पे हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आगे है एक और चीज़, CDC। CDC क्या है? CDC जो है इट स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। अमेरिका के अंदर हेल्थ इश्यूज़ को देखना, पब्लिक हेल्थ को देखना, डिजीज़ के बारे में देखना, इस सारी चीज़ को जो देख रही है वो CDC देख रही है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो। अब बेटा आगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, एक है एपिडेमिक और दूसरी है पेंडेमिक। एपिडेमिक क्या है कि किसी भी एक डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाना किसी ख़ास जोग्राफिकल एरिया के अंदर। जिस तरह ये आपको मैप के अंदर सिर्फ एक ख़ास किस्म के एरिया के अंदर डिजीज्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं। अब अगर ये डिज़ीज़ इस एरिया से निकल के यहाँ भी पहुँच जाए, यहाँ भी पहुँच जाए, यहाँ भी, यानी कि दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाए और पूरी वर्ल्ड का ये एक इशू बन जाए, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को ये ब्रेक कर दे, जिस तरह के आजकल कोरोना ने कर दिया है और 102 के करीब सिटीज़ जो हैं वो उनको इफ़ेक्ट किया है, तो ये बेटा एक पेंडेमिक बन जाएगी। तो अगर हमने एपिडेमिक की एग्जाम्पल देखनी हो तो 2003 में एशिया में एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था जो एशिया और इसके रिलेटेड कंट्रीज़ के अंदर ये वहाँ तक ही इसने अपने आप को कन्फाइंड रखा, वहाँ से इर्द गिर्द नहीं फैल सका। तो इसलिए उसको हम एक एपिडेमिक कहते हैं। और जो कोरोना है इस तरह जो पूरी वर्ल्ड के अंदर फैल चुका है, इस फॉर्म के अंदर कोई हो तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। कोरोना भी पहले एपिडेमिक था और अब ये पेंडेमिक के अंदर।
चलिए जी, जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं बेटा? वो वाली डिजीज़ जो आपको एनिमल से शिफ्ट होती हैं। जू का नाम, चिड़ियाघर का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल से ह्यूमन में शिफ्ट होने वाली डिजीज़ को हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंजाई किसी भी थ्रू से बेटा ह्यूमन में शिफ्ट हो सकती है, लेकिन इसका प्राइमरी सोर्स जो है वो एनिमल्स होंगे। ठीक हो गया। अब जिस तरह के आजकल कोविड-19 है, तो ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ है। इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में पहले भी हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो किसी किस्म का इन्फेक्शन या डिजीज़ काज करने में कुछ वक्त लेता है। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपकी बॉडी के अंदर इंटर होने से लेकर आपकी कोई ना कोई डिजीज़ की फर्स्ट सिम्टम आने तक के ड्यूरेशन को हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अगर हम कोरोना की बात करें तो इसका इनक्यूबेशन ऑलमोस्ट 12.5 टू 13 डेज़ बताया जा रहा है कि इसके आपकी बॉडी में दाखिल होने से लेके सिम्टम्स अपीयर होने तक तकरीबन 12 से 13। चलिए जी, अब हम वायरसेस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वायरस क्या है? वायरस बड़े टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकेंगे। और जो वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इशू करेंगे, लंग्स में इशू करेंगे, एयरवे में इशू करेंगे, उनको हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काजिंग वायरसेस कहेंगे। तो कोरोना भी ऐसी ही एक एग्जाम्पल है। अब वायरस और बैक्टीरिया में एक छोटा सा फ़र्क होता है। वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी या किसी लिविंग सिस्टम के बगैर ग्रो नहीं कर सकता। इसको अपनी रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन के लिए कोई ना कोई सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का हो, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का हो। तो वायरस को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि जिस ह्यूमन के अंदर ये चला गया इसको उससे बाहर ना आने दिया जाए, उस ह्यूमन तक ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वरना ये पर्सन टू पर्सन इसी तरह से स्प्रेड होता जाता है। अब हम आते हैं जी कोविड-19 पे। कोविड-19 क्या है बेटा? ये कोरोना वायरस की वजह से होने वाली एक डिजीज़ है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर इसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। अब इसको जब शुरू में ये आई थी तो इसको हमने नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया था। इस वायरस को जिसकी वजह से ये कोविड-19 हो रही है, इसको NCOV नोवल कोविड लिखते थे, अब इसको कोविड-19 का नाम दिया गया है। तो बेटा ये जो लार्ज वायरसेस की फैमिली है, जो 1960 में फर्स्ट टाइम इनके बारे में पता चला कि इस तरह के कोई वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये वायरसेस किस तरह से बनते हैं, इनकी जो है वो जेनेटिक मेकअप वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। साल हर साल के बाद एक होस्ट से जब ये दूसरे होस्ट में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तो इनके जेनेटिक मेकअप के अंदर कोई ना कोई तब्दीलियां आती रहती हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं ब्रेक जो है वो कहाँ पे हुआ, सबसे पहले इसका ओरिजिन जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा कोरोना वायरस जो है ये फर्स्ट टाइम वुहान में रिपोर्ट हुआ। वुहान क्या है? वुहान चाइना के एक प्रोविंस हुबाई का कैपिटल है और ऑलमोस्ट 31 दिसंबर 2019 को इसका फर्स्ट केस सामने आया और उस वक्त इन्होंने इसको नोवल कोरोना का नाम दिया। नोवल मीन नया कोई कोरोना आ गया है, ये उसका नाम दिया। तो जब कुछ लोगों में इसकी सिम्टम्स आनी स्टार्ट हुई और उनकी इससे डेथ हो गई, तो उस वक्त ये रिपोर्ट किया गया कि किसी अननोन काज की वजह से इनकी डेथ हो रही है। फर्स्टली हम डिटरमिन नहीं कर पाए कि ये नोवल कोरोना वायरस है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब वुहान जो है ये एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी था, इसके अंदर 11 मिलियन पॉपुलेशन है और यहाँ पे ये बड़ा डेवलप्ड सिटी था, तो इसलिए इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से कोरोना यहाँ पे बड़ी। तो जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि ये कोरोना किस तरह से हुआ, तो पता चला कि हुनैन एक जो इलाका था वुहान का, हुनैन की सी फूड होल मार्केट थी,
वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स दिए जा रहे थे, उन प्रोडक्ट्स को जिन्होंने कंज्यूम किया उनके अंदर फर्स्ट टाइम कोरोना जो है वो डेवलप हुआ। तो इससे इन्होंने एसोसिएट किया कि कोई भी सी फूड जिसमें स्नेक भी हो सकते हैं और जिससे पेंगोलिन भी हो सकते हैं, उनसे ये कोरोना वायरस ह्यूमन बीइंग के अंदर शिफ्ट हुआ है और एक ह्यूमन से दूसरे और दूसरे से तीसरे चलती चली गई। अब जी आपने देखना है कि कोरोना वायरस जो है, ये तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। और ज़ूनोटिक मीन कि ये एनिमल से ह्यूमन में आता है। और अब जिस शख्स के अंदर कोरोना होगा ना बेटा, उसके स्टूल्स में भी ये पाया जाएगा, उसकी यूरिन में भी पाया जाएगा, उसकी स्पिट्स में भी पाया जाएगा, उसके मुंह से निकलने वाले स्नीजिंग एंड कफिंग की सूरत में निकलने वाले ड्रॉपलेट्स में भी पाया जाएगा। तो ये तमाम जगह हैं जहाँ पे ये कोरोना इजीली आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। सस्पेक्टेड पर्सन, सस्पेक्टेड ने डायग्नोस्ड, कोविड डायग्नोस्ड पर्सन के इन तमाम मटेरियल्स में कोरोना। अब हम थोड़ा सा कोरोना वायरस का जर्नी देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये स्पाइक्स हैं इसकी, और ये इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इसका। अब इसका नाम हम इन्होंने दे दिया है सार्स कोरोना वायरस 2, सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अच्छा जी, तो अब ये क्या होता है कि ये बैट में पर्सन टू पर्सन। अब इस स्लाइड को अगर हम देखें तो इसके अंदर बेटा चाइना का आपको नक्शा शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली जो डार्क कलर के अंदर प्रोविंसेस शो हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो हुबाई को आप देखें तो ये कम्प्लीटली डार्क है, यहाँ पे मोर देन 4000 केसेस रिपोर्ट हुए, और जो रीजन्स इसके करीब करीब इलाके हैं वहाँ पे ये फैलता चला गया। और जैसे जैसे आप हुबाई से दूर चलते जाएंगे वैसे ही ये बीजिंग है जो इसका कैपिटल है, और वैसे वैसे जो है वो कोरोना की के पेशेंट्स में आपको कमी नज़र आएगी, स्पेशली तिब्बत और इस इलाके में। यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे ये फैला है। अच्छा जी, अब ये आपके पास बेटा कल के स्टेटिस्टिक्स हैं कि कितने मरीज़ों को कोरोना हुआ और उसमें से कितनों की डेथ होगी, और टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़। तो अब तक अबाउट 7 लाख पीपल जो हैं वो इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 33,000 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, और 202 कंट्रीज़ को इसने अपना शिकार बनाया है। अब आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पाए जा रहे हैं इसके, वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में उसकी तरफ से प्रोवाइड किया गया डेटा है ये। अब आप यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं। उसके अब यहाँ पे आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाले केसेस के बारे में डिटेल दी गई है कि पाकिस्तान में आप देखें कि पंजाब के अंदर 34% केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि सिंध में 32% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, केपीके में 12% और बलूचिस्तान में 9% एंड वाइस वर्सा। ये पैटर्न है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर डिज़ीज़ के स्प्रेड का। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली की बेसिस पे आने वाले केसेस हैं कि रोज़ कितने केसेस आ रहे हैं। मैक्सिमम केसेस जो आए हैं वो 22 ऑफ मार्च को आए हैं, 157 केसेस इन अ डे। तो अभी कमिंग डे में अल्लाह ताला खैर करें, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की स्क्रीनिंग होगी तो और ज़्यादा जो हैं वो केसेस। इसके बाद ये पंजाब के अंदर है सूरत हाल। पंजाब में 70 to 80 एवरेज केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते रहे हैं, कुछ दिनों पे कम भी हुए हैं। तो लास्ट जो 27 मार्च को नोट डाउन किए गए हैं ये 82 केसेस आए हैं, और टोटल जो हैं वो 490 केसेस अब तक हो चुके हैं रिपोर्ट। तो अभी आपको मैंने अच्छा जी, अब आगे क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट किस तरह से होगा, क्या क्या चीज़ इसको चाहिए अपनी ट्रांसमिशन के लिए। 3 वेज हैं बेटा जिसके थ्रू ये डिज़ीज़ जो है वो, ये वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे पहले ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू माउथ से निकले हों, चाहे वो नोज से निकले हों, आइज से निकले हों, या यूरिन के ड्रॉपलेट्स हों, किसी भी थ्रू से, किसी भी वे से आए हुए ड्रॉपलेट से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के है। दूसरा है जी कॉन्टेक्ट
ट्रांसमिशन के उस पर्सन का डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट आना इन्फेक्टेड पर्सन का या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट का दूसरे पर्सन के साथ। अब इसके अंदर दो टाइप होंगी, एक होगा डायरेक्ट कांटेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होगा कि एक पर्सन जो है वो डायरेक्टली मिल गया दूसरे बंदे को जिसको वायरस था। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या ये होगा कि वायरस वाले पर्सन ने स्नीज किया किसी सरफेस के ऊपर और उस सरफेस को किसी दूसरे बंदे का हाथ लग गया या उसने उसको जो है वो इन टच हो गया, तो इस वे में जो इनडायरेक्ट वे के अंदर भी वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो जाए। आगे तीसरा वे है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हवा के थ्रू यानी कि एयर के अंदर सस्पेंड रहेगा वायरस, वो वाले वायरस जिसका डायामीटर जिसका साइज लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर होता है, वो एयर के अंदर सस्पेंड रह सकते हैं और आपके सांस के साथ अंदर आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। ऐसे वायरसेस जो हैं वो बड़े डेंजरस हैं, बट अभी तक ये इस तरह के कोई हमें सबूत नहीं मिले कि कोरोना वायरस जो है वो इस वे में आपके अंदर पहुंच सकता है या नहीं। और ये कहा जाता है कि एक दफ़ा एयर में आने के बाद वायरस जो है ना अप टू 3 आवर्स तक वायबल रहता है, इससे ज़्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर सकता। 3 आवर के बाद वो खुद ब खुद जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी कुछ रिसर्चेज में ये पता चला है कि कोरोना का साइज़ जो है वो 5 माइक्रोमीटर से बहुत ज़्यादा है, अबाउट 50 माइक्रोमीटर है, इसलिए वो एयर में सस्पेंड नहीं रह सकता और वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो अब हम ये आप लोगों के लिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दी हुई है, इसको आपने खुद से क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर देने की कोशिश करनी है। वैसे नीचे ये आंसर नहीं होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये लेक्चर की फॉर्म में था कर दिए हैं। अब चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? एक पूरी की पूरी चेन है, 6 किस्म की चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं एक वायरस या बैक्टीरिया के एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र होने में। ठीक है, अब हम देते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो कोई इन्फेक्टियस एजेंट होगा, ठीक है, उसके बाद रेजरवायर होगा जिसके अंदर ये एजेंट जाएगा। रेजरवायर से निकलने के लिए इसको कोई पोर्टल ऑफ एग्जिट चाहिए होगा। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए होगा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एयर के थ्रू होगा या ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा, तो ये वही चीज़ है बेटा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री कि कहाँ से इसने एंटर होना है, और फिर ससेप्टिबल होस्ट इसको चाहिए कि किस पर्सन के ऊपर ये जाके। तो वन बाई वन अब हम इसको देख लेते हैं। अब इन्फेक्टियस एजेंट क्या है? वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है, ठीक है, प्रोटोजवा भी हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके कोई ना कोई इशू कर सकता है क्रिएट, कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको हम इन्फेक्टियस एजेंट कह सकते हैं। तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया या वायरस का मौजूद होना ज़रूरी है उस जगह पे जहाँ पे ये चेन ऑफ इन्फेक्शन स्टार्ट होनी है। जिस तरह कोरोना वायरस जो है वो सबसे पहले इमर्ज हुआ चाइना में, तो उसके बाद इसकी चेन स्टार्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर रेजरवायर, हम कहते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो गया बैट के अंदर, प्राइमरी रेजरवायर उसका था, और उसके बाद वो पेंगुलिन के अंदर चला गया जो कि उसका सेकेंडरी रेजरवायर था, और टर्शरी रेजरवायर इसका फिर ये जिसने अटैक किया ह्यूमन के अंदर जाके। तो कोई ना कोई रेजरवायर चाहिए होगा उस ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, खा वो एनिमल हो, खा वो कोई फूड हो, खा वो कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ हो जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है, उस चीज़ को हम उस वायरस। अब रेजरवायर से निकलने के लिए इसको कोई पोर्टल ऑफ एग्जिट चाहिए होगा, कोई एग्जिट वे चाहिए होगा जिसके थ्रू ये अपने रेजरवायर में से निकल सके। जैसे कि अगर किसी एनिमल में है तो एनिमल के ड्रॉपलेट्स के थ्रू जा सकता है, या उसके ब्लड के थ्रू जा सकता है, या किसी सरफेस के ऊपर है तो उस सरफेस में से पे अगर किसी का हाथ आएगा तो उससे निकल सकता है, या कोई ब्लीडिंग हो गई है जिस एनिमल में ये मौजूद था उसकी, तो उस ब्लड में से भी ये। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये हमने देख लिया कि वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा, डायरेक्ट टच के थ्रू होगा। इनमें से कोई भी एक तरीका ऐसा हो सकता है जिससे जो वायरस है।
आगे जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो पोर्टल ऑफ एंट्री है कि इसने अपने जिस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा है होस्ट, उसके अंदर इसने एंटर कहाँ से होना है। तो ये नोज़ के थ्रू एंटर हो सकता है, ये आइज़ के थ्रू एंटर हो सकता है, माउथ के थ्रू एंटर हो सकता है, कोई जिस्म पे कट वगैरह लगा हुआ है उसके थ्रू एंटर हो सकता है, कोई भी इस तरह की कोई प्लेस जो इसको हो जाएगा। अब ससेप्टिबल होस्ट वो लोग होंगे या वो पर्सन होगा जिसके ऊपर उस वायरस के अटैक के ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर आप बैक्टीरिया वगैरह को देखें ना, तो बैक्टीरिया जो हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट और हैं ग्रोथ की, वायरस की और हैं। वायरस किसी भी पर्सन या किसी भी जेंडर या किसी भी सोशल ग्रुप के लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। ये नहीं देखेगा कि एज ग्रुप कौन सा है, जेंडर कौन सी है। तो इसके लिए सभी ससेप्टिबल हैं जितने लोग उस एनवायरनमेंट में हैं और वो कांटेक्ट के अंदर आ सकते हैं इसके साथ, वो ससेप्टिबल होस्ट इसके कहलाएंगे। तो ये बेटा चेन ऑफ इन्फेक्शन है, पता होना चाहिए। अब इस चेन को किसी भी पॉइंट पे अगर आप ब्रेक कर देंगे तो आप वायरस को स्प्रेड होने से, ये आपके अगेन एक सेल्फ असेसमेंट 2 क्वेश्चन है, इनका आपने आंसर निकालना है। ओके जी, नेक्स्ट पे इसकी सिम्टम्स को देखते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसी पर कोई पर्सन जो है वो कोविड-19 का शिकार हो गया, तो उसके लिए हम सिम्टम देखते हैं। शुरू में जो केसेस आए उनमें इस तरह से नहीं पता चल सकी सिम्टम। अब वक्त के साथ साथ जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और नई चीज़ों का पता चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 14 डेज़ है। इस दौरान जो है वो सिम्टम्स शो होंगी। दूसरा ये है, इसमें जब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ज़्यादा हैं। अब केस फर्टेलिटी रेट क्या होता है। केस का मतलब है कि नंबर ऑफ द पीपल जिनको इन्फेक्शन हो गया है, और फर्टेलिटी का मतलब है कि उसमें से कितने लोगों की डेथ हुई है। अब अगर हम सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात करें, फर्टेलिटी रेट आ जाएगा। अब इसको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, तो बेटा डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज़ हैं जिनको यूज़ करने से हम ये जो है इसके स्प्रेड से हम खुद को बचा सकते हैं। जिस तरह के गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस कि आपने हैंड वॉशिंग अगेन एंड अगेन को अच्छे से सैनिटाइज़र के साथ या सोप के साथ करनी है, उससे जो सरफेस के ऊपर मौजूद जितने भी वायरस हैं वो किल हो जाएंगे। कफ एंड स्नीज एटिक, इसको हम आगे जाके आपको मज़ीद जो है वो थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, जिस चीज़ को आप छू रहे हैं, जिसके साथ इन कांटेक्ट हैं, उन सब क्लीन रखना है। सबसे पहले हैंड हाइजीन है। हैंड हाइजीन के अंदर 7 स्टेप्स के अंदर आपको जो WHO रिकमेंड करती है कि आपने अपने हाथ धोने हैं, और 20 मिनट्स तक अगर आप अपने हैंड्स को वॉश करते हैं विथ सोप तो ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फर्स्ट में सीधे हाथ इस तरह से मलने हैं, सेकंड में खिलाल करना है हाथ की बैक साइड से, एक से दूसरे का, फर्स्ट से सेकंड का और सेकंड से फिर फर्स्ट का। देन थर्ड स्टेप के अंदर वाली साइड से आपने इसका खिलाल करना है। फोर्थ वाला स्टेप जो है ये एक्चुअली आपकी फिंगर्स की जो है वो उसकी क्लीनिंग और वहाँ पे मौजूद वायरसेस को किल करने के लिए है। फिफ्थ स्टेप स्पेशली आपकी पाम को क्लीन करने के लिए है और आपके थंब को क्लीन करने के लिए है। और 6th स्टेप जो है ये आपके जो नेल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, और पाम भी साथ में होगी। और 7th स्टेप जो है वो आपकी जिसको आप बोलते हैं ये जो हाथ का जोड़ है, यहाँ पे अगर यहाँ तक अगर कोई आपने क्लीनिंग करनी है तो इसके लिए ये 7th स्टेप यूज़ होगा। तो 60% अल्कोहल अगर आपके पास मौजूद है तो उसको आप, अल्कोहल अगर 100% मौजूद है तो उसको 40% बाकी का वाटर मिला दें, तो उससे आप सैनिटाइज़र जो है वो बना सकते हैं। ग्लिसरॉल और अल्कोहल इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन सकते हैं। अब कफ एटीक क्या है कि आपने जो कफिंग एंड स्नीजिंग करनी है उस दौरान आपने अपने फेस को कवर करने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप कोई टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने एल्बो को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इर्द गिर्द स्प्रेड।
ओके हो गया बच्चों। तो जो लेस देन 5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और एरोसोल वो होते हैं जो मोर देन 5 से माइक्रोमीटर के हैं, उनको ड्रॉपलेट कहते हैं। और जो लेस देन 5 माइक्रोमीटर के हैं, उनको हम एरोसोल्स कहते हैं। तो एरोसोल्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं ओवर 1 मीटर तक, जबकि ड्रॉपलेट्स अंडर 1 मीटर जो है वो ट्रेवल करते हैं। और कॉन्टैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो उससे भी हो सकती है। अब इन्वायरमेंट को आपने किस तरह से क्लीन करना है, आप कोई भी एक डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं सरफेस को क्लीन करने के लिए। जैसे कि ब्लीच है, तो अगर 3/4 कप ब्लीच को आप मिक्स कर दें 1 गैलन वाटर में, तो आपका डिसइंफेक्टेंट तैयार हो जाएगा। या 60% अल्कोहल से, ये भी एक वे है। और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर आपको कहा जाता है कि 6 फीट का या 1 मीटर का एटलीस्ट आप अपने और दूसरे पर्सन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इसको आप बरकरार रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा ये ट्रैवल नहीं कर सकता वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, जिसके लिए आजकल हम भी क्वारंटाइंड हैं और ये क्लासेस हमारी। तो आगे कुछ सेल्फ असेसमेंट आप लोगों ने खुद से करने हैं। एंड पे बेटा सोशल डिस्टेंसिंग आ जाती है कि 6 फीट की या 1 मीटर की 2 मीटर की आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ताकि अगर किसी कोई स्नीज करता है तो छींक के ज़रात आप तक ना पहुंच सके। और स्पेशली कोविड के हवाले से अगर हम बात करें, कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, तो इसका डायामीटर लार्ज है, तो ये एयर में सस्पेंड नहीं रह सकता। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो बेटा यही कुछ था आज के हमारे इस लेक्चर में, कि कोरोना को हमने प्रिवेंट किस तरह से करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे अपने रीजनल हवाले से और इंटरनेशनल नेशनल हवाले से। तो आप इसको अच्छे तरीके से कवर कीजिए। कल इंशाल्लाह हम इसका क्विज लेंगे। अल्लाह हाफिज।